Okay, so we are talking about feedback system. Feedback systems are of two types, positive feedback and negative feedback. So positive feedback and negative we have already discussed. Negative feedback means if something is increased, so in response to that body will decrease it. Like for examples, blood glucose level is increased, so body will decrease it. That's the example of negative feedback system. कि बॉडी का आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा, उसके रिस्पॉन्स में बॉडी ने उसको कम किया, दैट इज़ योर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम. अगर कोई चीज़ कम है उसको अगर बॉडी ने बढ़ाया तो वो भी आपका नेगेटिव फीडबैक में आएगा. हमने एग्जांपल पहले स्टडी कर लिया है. जैसे अगर आपका ब्लड प्रेशर डाउन होता है और बॉडी ने उस ब्लड प्रेशर को बढ़ाया तो वो भी दैट इज़ एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम. मीन्स कोई चीज़ बढ़ी हुई है उसको कम कर रही है बॉडी, या कम की हुई चीज़ को बढ़ा रही है, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ योर नेगेटिव फीडबैक. पॉजिटिव वी हैव डिस्कस इन डिटेल अबाउट ब्लड क्लॉटिंग, कि कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है उसको बॉडी ने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया. एंड अनदर इज चाइल्ड वर्थ. दिस बोथ वी हैव डिस्कस इन डिटेल. जो बच गया है एक पार्ट नेगेटिव फीडबैक का, एक तो हमने एग्जांपल पढ़ लिया था कि ब्लड प्रेशर अगर बॉडी में कम है बैरो रिसेप्टर सेंस करेंगे, कैरोटिड साइनस सेंस करेगा, सिग्नल ब्रेन को जाएगा, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होगा तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. दैट इज़ द वन मैकेनिज्म. अनदर वन इज़ योर रीनल ब्लड फ्लो भी कम होगा, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. बट दिस वन वी हैव नॉट डिस्कस हाउ इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल. बॉडी उस ब्लड ग्लूकोज लेवल को कैसे डिक्रीज़ करेगी. अगर फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया, बहुत सारा मीठा खाया, तो ऑब्वियसली दैट टाइम योर ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ इंक्रीज, राइट. तो बॉडी उस ब्लड ग्लूकोज लेवल को कैसे कम करेगी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. दैट इज़ द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक. अगेन ये वाला जो था हमारा ब्लड प्रेशर वाला, कि ब्लड प्रेशर अगर बॉडी में कम है तो बॉडी उसको कैसे बढ़ाएगी, ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दिस, ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इन डिटेल. रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन. ब्लड क्लॉटिंग हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ रखी है. ब्लड क्लॉटिंग कैसे स्टार्ट होती है, प्राइमरी प्लग कैसे फॉर्म होता है और प्राइमरी प्लग स्ट्रेंथन कैसे होता है फाइब्रिन्स के दौरान. चाइल्ड वर्थ का हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऑक्सीटोसिन जो रिलीज़ होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से, जो आपकी यूट्राइन्स जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है सिग्नल जाएगा ब्रेन को, ब्रेन पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, वहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ होता है ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन अपने रिसेप्टर पे लगता है जो कि GPCR रिसेप्टर्स हैं, और G प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू इट विल रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्राइन मसल्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, फॉर एग्जांपल दिस इज योर ब्लड सर्कुलेशंस, these are your glucose molecules, and for example your glucose level is increase, right. आपने खाना खाया, एब्जॉर्ब हुआ, वो आपका ग्लूकोज की फॉर्म में ब्लड सर्कुलेशंस में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया. तो बॉडी हाउ इट विल डिक्रीज, तो क्या होगा, अगेन सिग्नल विल गोज टू द ब्रेन. जब आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ है तो ब्रेन को जो सिग्नल जाएगा, इन रिस्पॉन्स टू इट व्हाट द ब्रेन विल डू, ब्रेन क्या करेगा, किसको स्टिमुलेट करवाएगा, पेनक्रिया को. पेनक्रिया में आपके अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल्स हैं. सो पर्टिकुलरली बीटा सेल्स आर द सेल्स इन द पेनक्रिया विच रिलीज वन हार्मोन एंड दैट हार्मोन नेम इज इंसुलिन. तो पेनक्रिया एक हार्मोन रिलीज करेंगे जिसका नाम है इंसुलिन, और ये इंसुलिन हार्मोन कहाँ आ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशंस में. और इंसुलिन का क्या काम है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है ब्लड में, उस ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करना. तो इंसुलिन कैसे कम करता है, तो इंसुलिन क्या करेगा, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इनका अपटेक करवाएगा. ये आपके सेल्स हैं, तो सेल्स में इनका अपटेक करवाएगा, सेल्स में अपटेक होगा, या ग्लूकोज आपका ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा लीवर में. ये सारे प्रोसेसिंग के थ्रू आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो जाएगा. वट इज़ द मॉलिकुलर मैकेनिज्म बिहाइंड इट, कि आपका इंसुलिन जब अपने रिसेप्टर पे काम करता है तो किस तरह वो ग्लूकोज की अपटेक को बढ़ाता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. बट अगेन जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा है, अगेन सिग्नल जाएगा ब्रेन में. ब्रेन क्या करेगा, आपके पेनक्रिया को स्टिमुलेट करेगा. पेनक्रिया में आपके अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा सेल्स हैं,
तो बीटा जो सेल्स हैं, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रिया विल रिलीज वन हार्मोन, सिंथेसाइज एंड रिलीज वन हार्मोन, जिस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन ब्लड में पहुंचेगा तो इंसुलिन क्या करेगा, इस ब्लड ग्लूकोज को कैसे कम करेगा, इस ब्लड ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अपटेक करवा देगा सेल्स में। अपटेक करवा देगा तो ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड ग्लूकोज कम हो जाएगा। अगर ब्लड ग्लूकोज आपका लंबे टाइम के लिए ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में बढ़ा रहेगा तो इट विल डू डैमेज एवरीवेयर। रेटिना डैमेज कर देगा, दैट वी कॉल डायबिटिक रेटिनोपैथी। न्यूरॉन डैमेज कर रहा है, न्यूरोपैथी। नेफ्रॉन को डैमेज करता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। दीज ऑल आर द कंडीशंस वी डिस्कस। सो हाउ नाउ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म कि हाउ इंसुलिन डू द डिक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, कि मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है। तो इंसुलिन कब रिलीज हुआ, किसने रिलीज किया, पेनक्रिया ने। पेनक्रिया के कौन से सेल्स ने, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रिया ने एक हार्मोन रिलीज किया। कब किया, जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है ब्लड में। उस केस में क्या किया, ब्रेन ने पेनक्रिया को स्टिमुलेट करवाया और पेनक्रिया में बीटा सेल्स जो हैं उन्होंने एक हार्मोन रिलीज किया जिसका नाम है इंसुलिन। अब इंसुलिन यहाँ पहुँच गया, ये आपके ब्लड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन में। सो इंसुलिन विल एक्ट ऑन इट्स रिसेप्टर्स। तो इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं, इंसुलिन एक्ट ऑन एंजाइम लिंक्ड काइनेज रिसेप्टर्स, एंजाइम लिंक्ड काइनेज रिसेप्टर्स, एंजाइम लिंक्ड काइनेज रिसेप्टर्स। इंसुलिन जिस पे एक्ट करता है उन रिसेप्टर का नाम है एंजाइम लिंक्ड काइनेज रिसेप्टर। हमने कई बार पढ़ा है 4 तरह के रिसेप्टर्स हैं। एक आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, GPCR दैट इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, एंजाइम लिंक्ड काइनेज रिसेप्टर्स एंड लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स। तो ये आपके 4 तरह के रिसेप्टर्स हैं। तो इनमें से इंसुलिन जिस पे काम करता है वो कौन से रिसेप्टर है, उन रिसेप्टर का नाम है एंजाइम लिंक्ड काइनेज रिसेप्टर्स, राइट। जो हमने पहले पढ़ा था एडरलिन, नॉन एडरलिन, वो क्या है, GPCR। अगर एसिटाइल कोलिन की बात करें तो निकोटिनिक जो रिसेप्टर है एसिटाइल कोलिन के, वो लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है। न्यूक्लियर रिसेप्टर वो रिसेप्टर हैं जो सेल्स के अंदर है, न्यूक्लियस में है, राइट। जैसे स्टीरोइड्स वगैरह जो है वो न्यूक्लियर रिसेप्टर पे काम। तो 4 तरह के रिसेप्टर्स हैं, मैनी टाइम वी हैव डिस्कस। GPCR जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स, लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स, और आपका एंजाइम लिंक्ड काइनेज रिसेप्टर्स, एंजाइम लिंक्ड काइनेज रिसेप्टर्स, और आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। ये 4 तरह के आपके रिसेप्टर्स हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर, ये 4 तरह के रिसेप्टर हैं। तो इंसुलिन इनमें से ही किसी रिसेप्टर की कैटेगरी से अटैच करेगा। तो कौन सी इंसुलिन जो एक्ट करता है वो रिसेप्टर की कैटेगरी है एंजाइम लिंक्ड काइनेज रिसेप्टर, ये वाले रिसेप्टर। जैसे मैंने आपको अदर एग्जांपल दिए, जैसे GPCR, एडरलिन, नॉन एडरलिन, जब आपके बीटा 1 रिसेप्टर जो हार्ट पे हैं उस पे लगते हैं तो वो GPCR हैं। एसिटाइल कोलिन के जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं वो लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स हैं। जो आपके स्टीरोइड्स, विटामिन डी, इस तरह के मॉलिक्यूल जो एक्शन करते हैं वो न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू करते हैं। तो इस केस में इंसुलिन विल एक्ट ऑन एंजाइम लिंक्ड काइनेज रिसेप्टर। तो एंजाइम लिंक्ड काइनेज रिसेप्टर है क्या, अगेन आपके जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एंजाइम लिंक्ड काइनेज रिसेप्टर्स एंड लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। दीज ऑल 3 रिसेप्टर्स आर द सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों रिसेप्टर जो हैं ये सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर है। तो सेल की मेम्ब्रेन की अगर आप कंपोजिशन देखोगे, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन एज वेल इन डिटेल सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशंस। तो इन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही आपके GPCR भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल भी, और एंजाइम लिंक्ड काइनेज भी। तो एंजाइम लिंक्ड काइनेज आर द रिसेप्टर्स विच आर ऑन दी दिस, they are like this extracellular domain where ligand is going to bind। तो इस केस में ligand क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन है, वो बाइंड करेगा, राइट। नॉर्मली जब कोई ligand बाइंड नहीं किया होता है रिसेप्टर के साथ, एंजाइम लिंक्ड काइनेज रिसेप्टर के साथ, तो इनएक्टिव स्टेज जो है इस रिसेप्टर की है मोनोमर। दिस विल बी इन द मोनोमर। पर जब लिगेंड बाइंड करेगा, जब इंसुलिन बाइंड करेगा अपने लिगेंड बाइंडिंग डोमेन पे, तो दिस मोनोमर विल बी कन्वर्टेड इनटू डाइमर। तो ये क्या होगा, ये जो मोनोमर्स हैं ये डाइमर बन जाएंगे। डाइमर मीन्स ये दोनों अटैच हो जाएंगे, डाइमर, राइट। सो एंजाइम लिंक्ड काइनेज रिसेप्टर
कि जो इनएक्टिव स्टेज है, इनएक्टिव स्टेज का मतलब है जब कोई भी लिगेंड बाइंड नहीं किया है, तो उस केस में ये रिसेप्टर मोनोमर फॉर्म्स में होता है, मोनोमर में। पर जब व्हेन लिगेंड बाइंड विद दिस एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन, this monomer will be converted into dimer. So dimer is the active state of enzyme linked kinase receptor, so it will dimer. Monomer is inactive stage of the receptors, inactive state. Active state is dimer, it will convert into dimerizations will happens. तो जब ligand आपका bind करेगा extracellular domain पे, तो आपका ये dimerizations होगी। अब इन cells के अंदर this is the intracellular domain. In intracellular domains there is a tyrosine molecules, tyrosine residues. So tyrosine residues, phosphorylations will happen, phosphorylations of tyrosines, and it create a active site for IRS. IRS is insulin receptor substrate. IRS is insulin receptor substrate. So it will create a docking site, active site for IRS molecule. So IRS is going to bind with the this active sites in the intracellular domain. This IRS is going to do the further activations of your PIP3. Sorry, not PIP3, it's a PI3K. PI3K. PI3K is phosphoinositol trikinase. This phosphoinositol trikinase will do the phosphorylation of PIP2 or convert PIP2 into PIP3. This is a phosphoinositol diphosphate. This is a phosphoinositol triphosphate. It will convert into this, and further this PIP3 is going to activate AKT. AKT is also known as phosphokinase B. Phosphokinase B. AKT is also known as phosphokinase B. This phosphokinase B is act on the nucleus and do the translocation of GLUT receptors. GLUT receptors. GLUT is the receptors for the glucose molecules. GLUT is the receptor for the glucose molecule. ये जो GLUT के जो ट्रांसपोर्टर हैं, it will be act on comes on the surface of the cell membrane. तो जो आपका ब्लड ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल घूम रहे हैं उनको ये अपटेक कर लेगा विद द हेल्प ऑफ GLUT मॉलिक्यूल. तो दिस इज अ मैकेनिज्म बाय विच योर ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर इंक्रीज होता है तो बॉडी उसको इस मैकेनिज्म के थ्रू कम करती है. अगेन जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा, बॉडी ने सेंस किया, सिग्नल ब्रेन को गया, ब्रेन ने पेनक्रिया को स्टिमुलेट करवाया. पेनक्रिया में भी बीटा सेल ने एक हार्मोन रिलीज किया जिसका नाम है इंसुलिन. इंसुलिन एक रिसेप्टर पे काम करेगा जिसका नाम है एंजाइम लिंक्ड काइनेज रिसेप्टर. तो मैंने आप लोगों को बोला 4 तरह के रिसेप्टर हैं, एंजाइम लिंक्ड काइनेज रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, लिगैंड गेटेड आयन चैनल एंड GPCR. तो जो GPCR, लिगैंड गेटेड एंड योर एंजाइम लिंक्ड काइनेज रिसेप्टर, दीज आर द रिसेप्टर विच आर प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस. तो ये सेल की सरफेस के ऊपर हैं. तो एंजाइम लिंक्ड काइनेज रिसेप्टर्स अगर उस पर कोई लिगैंड बाइंड नहीं कर रहा है, इंसुलिन बाइंड नहीं कर रहा है, तो उस स्टेज में वो मोनोमर की फॉर्म में रहता है. सो मोनोमर इज इनएक्टिव स्टेट ऑफ एंजाइम लिंक्ड काइनेज रिसेप्टर. जब कोई लिगैंड बाइंड करेगा, इस केस में इंसुलिन जब बाइंड करेगा तो ये मोनोमर डाइमर में कन्वर्ट हो जाएगा. डाइमर में कन्वर्ट होगा तो इसके इंट्रासेलुलर डोमेन में आपके टायरोसिन मॉलिक्यूल है, टायरोसिन की फॉस्फोराइलेशन होगी. उससे क्या होगा, IRS जो कि इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट है उसके लिए डॉकिंग साइड मिल जाएगी उस मॉलिक्यूल को इसके साथ बाइंड करने के लिए. वो होगा तो वो फर्दर एक्टिवेट करेगा PI3K, दैट इज द फॉस्फोइनोसिटोल 3 काइनेजेस. फॉस्फोइनोसिटोल 3 काइनेजेस क्या करेंगे, PIP2 को किस में कन्वर्ट करेंगे, PIP3 में. PIP2 इज फॉस्फोइनोसिटोल डाइफॉस्फेट, दिस इज ट्राइफॉस्फेट. PIP3 आगे किस चीज़ को एक्टिवेट करेंगे, AKT को हम फॉस्फोकाइनेज B भी बोलते हैं. ये AKT और फॉस्फोकाइनेजेस B क्या करेंगे, न्यूक्लियस पे एक्ट करेंगे, न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेशन करवाएंगे, एक प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे जिस प्रोटीन का नाम है GLUT रिसेप्टर्स, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. तो ये रिसेप्टर्स जो हैं वो इस सेल्स के ऊपर एक्सप्रेस हो जाएंगे, एक्सप्रेस होंगे तो ब्लड ग्लूकोज को अपटेक करवा देंगे. तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ है वो अपटेक हो जाएगा, राइट.
So that's why this is a well-known pathway, you know, PI3K AKT signaling. This is a signaling pathway which is involved not only in this mechanism, involved in various cell survival, cell divisions, वो सब में भी रोल प्ले करता है. बट इंसुलिन के केस में ये है कि हाउ इंसुलिन आपका किस तरह ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करता है. अगर मैं क्विकली फटाफट दोबारा बताऊं, हम पढ़ रहे थे नेगेटिव फीडबैक में. नेगेटिव फीडबैक में हमने एक एग्जांपल वेल नोन किया है कि ब्लड प्रेशर अगर कम हुआ तो बॉडी ब्लड प्रेशर को कैसे बढ़ाएगी. कैसे बढ़ाएगी? बाय द एक्टिवेशन ऑफ रैस, बाय द एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. राइट, ये हमने पढ़ा है डिटेल में. अब नेगेटिव फीडबैक मैंने आपको बताया था, जो चीज़ घट रही है उसको बढ़ाएगी बॉडी, तो नेगेटिव फीडबैक. अगर बढ़ी हुई चीज़ को कम कर रही है तो वो भी नेगेटिव फीडबैक में ही आएगा. तो उसमें एग्जांपल आ गया जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल. ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर आपका बढ़ा हुआ है तो बॉडी उसको कैसे कम करेगी, डिक्रीज़ कैसे करेगी. डिक्रीज़ कैसे करेगी? पैनक्रिया को स्टिमुलेट करेगी, एक हार्मोन रिलीज करेगी जिसका नाम है इंसुलिन. इंसुलिन अपने रिसेप्टर, इंसुलिन का रिसेप्टर किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? एंजाइम लिंक्ड काइनेज रिसेप्टर के साथ. एंजाइम लिंक्ड काइनेज रिसेप्टर्स. एंजाइम लिंक्ड काइनेज रिसेप्टर्स क्या है? ये रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन के ऊपर हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर. राइट, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स हैं. ये आपकी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये रिसेप्टर्स हैं. रिसेप्टर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. ये इनकी एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है. जब कोई चीज़ इसके साथ बाइंड नहीं हुई है तो ये रिसेप्टर मोनोमर फॉर्म्स में होते हैं. जब कोई चीज़ बाइंड की, जैसे इंसुलिन बाइंड किया है अपने रिसेप्टर के साथ, तो ये क्या होगा? मोनोमर विल बी कन्वर्टेड टू डाइमर. डाइमर हो गए. यहाँ पे आपके इंट्रासेलुलर डोमेन में टायरोसिन रेजिड्यूज हैं, जो टायरोसिन को फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी जब सिग्नल अटैच होगा. फॉस्फोराइलेशन होगी, देन इट विल क्रिएट अ डॉकिंग साइट फॉर IRS मॉलिक्यूल, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट. ये क्या करेगा? फर्दर इट गोइंग टू एक्टिवेट PI3K, फॉस्फोइनोसिटोल 3 काइनेजेस. फॉस्फोइनोसिटोल 3 काइनेजेस क्या करेंगे? PIP2 को कन्वर्ट करेंगे PIP3 में. PIP2 इज फॉस्फोइनोसिटोल डाइफॉस्फेट, फॉस्फोइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट. ये PIP3 आगे एक और चीज़ को एक्टिवेट करेंगे जिसका नाम है AKT. AKT का दूसरा नाम है फॉस्फोकाइनेसिस B एज वेल. फॉस्फोकाइनेसिस B. दिस इज अनदर नेम ऑफ AKT. ये क्या करेगा? फॉस्फोकाइनेज B और AKT मॉलिक्यूल ये क्या करेगा? न्यूक्लियस पे एक्ट करेगा, न्यूक्लियस पे. और आपको पता है DNA टू RNA, RNA टू प्रोटीन. सो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा उसके थ्रू प्रोटीन्स बनेंगी, जिन प्रोटीन का नाम है ग्लूट ट्रांसपोर्टर. दीज आर द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो ट्रांसपोर्टर हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सप्रेस हो जाएंगे. एक्सप्रेस होंगे तो क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज जो आपका यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल घूम रहे हैं वो ये अपटेक करवा लेगा, तो आपका ब्लड ग्लूकोज कम हो जाएगा. दिस इज द मैकेनिज्म, वन ऑफ द मैकेनिज्म बाय विच इंसुलिन इज गोइंग टू डिक्रीज योर इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल. राइट. सो ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेल structure of the cell. Cell membrane. We are going to start with the cell membrane. Cell membrane. Right. So this is the next topic is cell membrane. So cell membrane is made up of phospholipids. Cell membrane is made up of phospholipids. And if you see, phospholipid have a 2 parts. One is phosphate, another one is lipid. Right. So phosphate parts will phosphate and lipid. Major component is phospholipids, but also there is a cell membrane does not contain only the phospholipid. Cell membrane में phospholipid के साथ प्रोटीन्स भी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स भी होते हैं. राइट. तो फॉस्फेट इज प्रोवाइडिंग द हाइड्रोफिलिसिटी. हाइड्रोफिलिसिटी मीन्स वाटर लविंग. लिपिड विल प्रोवाइड लिपोफिलिसिटी और हाइड्रोफोबिसिटी. लिपोफिलिसिटी और हाइड्रोफोबिसिटी. राइट. सो दिस इज ए bilayer. This phospholipid is arranged in a bilayer. So we will discuss it in detail.
So this is, for example, this is your cell. This is your cell membrane. So cell membrane is made up of phospholipids. This is your membrane, for example, up to this. So this circle part is represent phosphate, and this part is representing your lipid or hydrocarbons. So there are two parts, hydrocarbons. And as I said, these are the bilayer, not a single layer. So bilayer, again this head is towards cytoplasm and there is a tail. So there is a head and tail, head and tail. So it's a bilayer, head and tail. So round portion, circle portion is representing phosphate. This portion's chain is representing hydrocarbons or lipid part. So these phospholipids are arranged in such a way that these head parts will be exposed to hydrophilic part, right? Inside the cells there is a cytoplasm. Cytoplasm में सबसे क्या है? Water है. Cytoplasm contains water. So it's a water loving part. So you can see that जो इसका पार्ट है, जो हेड वाला पार्ट है, फॉस्फेट पार्ट, इट विल बी टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म पार्ट्स. आउटसाइड द सेल्स देयर इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी आपका वाटर कंटेंट जाता है. तो योर वाटर, दिस हेड इज टुवर्ड्स द आउटर पार्ट. सो इट्स अरेंज्ड लाइक दिस, यू नो. अगर आप पानी में दो या तीन ड्रॉप्स ऑयल की डाल दोगे तो ऑयल्स विल, देयर इज ए लाइक डिजॉल्व लाइक, राइट प्रिंसिपल. तो वो ऑयल्स आपस में इकट्ठे हो जाएंगे बूंदे. तो ऐसे ही है. वाई अरेंजमेंट इज लाइक दिस. इफ समवन आस्क यू, कोई पूछे कि ये अरेंजमेंट ऐसे क्यों नहीं है, ये ऐसे क्यों नहीं है अरेंजमेंट, ऐसे क्यों नहीं है अरेंजमेंट, राइट. बट योर अरेंजमेंट इज, ये वाला पार्ट आपका हाइड्रोकार्बन्स, जो लिपिड वाला पार्ट है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है. तो ये टच करता है आपका साइटोप्लाज्म अंदर की साइड और बाहर की साइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स को, राइट. So it's arranged in this fashion. So that's why it's called a lipid bilayer, right? It's a bilayer. दो तरह की layers है. So as I said, it's not only contains the phospholipids. Phospholipid के अलावा इनके बीच में और molecule हैं. In between these phospholipids, these molecules are cholesterol. Cholesterol. Cholesterol is important. It provides the fluidity to the membrane. हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लूइडिक है इन नेचर. इट्स प्रोवाइड फ्लूइडिटी. इट्स ए फ्लूइडिक इन नेचर. भी आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों फ्लूइडिक क्यों है हमारी मेम्ब्रेन. बट बिफोर दैट, जो ये हमारी बाई लेयर है, ये लेयर और ये लेयर, दीज बोथ लेयर आर नॉट सिमेट्रिकल टू ईच अदर. दीज बोथ लेयर, अपर एंड लोअर वन, आर एसिमेट्रिकल इन नेचर. Asymmetrical in nature. Now why these are asymmetrical? Because compositions of this part is different. Composition of this part is different. The lipid which makes this component is different one. The lipid which make this one is different. So upper part lipids are phosphatidyl choline, phosphatidyl choline and sphingomyelin. Sphingomyelin. So sphingomyelin and phosphatidyl choline are at the upper part, the part which is towards your extracellular fluid. Lower part contains another lipids. The lipid name is phosphatidylserine. Phosphatidylserine and phosphatidyl ethanolamine. Phosphatidyl ethanolamine. So due to, क्योंकि ऊपर वाला लिपिड अलग है, नीचे वाले अलग है, तो ड्यू टू दैट वन, इवन दो इट्स ए बाई लेयर, ये बाई लेयर है, बट दिस इज नॉट सिमेट्रिकल टू ईच अदर. सो इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाई दीज लेयर्स आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्योंकि अपर लेयर की कंपोजिशन लिपिड की अलग है, नीचे वाली लेयर की लिपिड की कंपोजिशन अलग है. तो क्या अलग है? अपर जो लेयर है उसमें जो लिपिड है उसका नाम है फॉस्फेटिडाइल कोलिन एंड स्पिंगोमाइलिन. जो नीचे वाली लेयर है उसमें जो लिपिड है फॉस्फेटिडाइल सीरिन एंड फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन. ये जो फॉस्फेटिडाइल सीरिन, इसके बेसिस पे हमारा एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल एस्से भी डिपेंडेंट है.
दैट पर्टिकुलर एसे इज एनेक्सिन 5 बाइंडिंग एसे, एनेक्सिन 5 बाइंडिंग एसे। अगर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें या फार्माकोलॉजी की, सो देयर इज वन एसे विच डिपेंड अपॉन फॉस्फेटिडाइल सीरीन। एनेक्सिन 5 बाइंडिंग एसे हमें कितने सेल्स, अगर आपके एक सैंपल में मान लो 10,000 सेल हैं, तो हाउ मेनी सेल्स आर गोइंग फॉर द एपोप्टोसिस, वी विल गेट टू नो बाय दिस एसे। तो एनेक्सिन 5 एक डाई है, एनेक्सिन 5 डाई जो है वो बाइंड करती है इस लिपिड के साथ, फॉस्फेटिडाइल सीरीन के साथ। तो जो नॉर्मल सेल्स हैं उनमें जैसे मैंने बताया, ये जो फॉस्फेटिडाइल सीरीन है ये अंदर वाले पार्ट में है, नीचे वाले पार्ट में, सॉरी, जो मैं बता रहा हूँ कि जो फॉस्फेटिडाइल सीरीन है इसके बेसिस पे हमारा एक एसे डिपेंडेंट है, जिसका एसे का नाम है एनेक्सिन 5 बाइंडिंग एसे। एनेक्सिन 5 बाइंडिंग एसे वो एसे है जिससे हम ये पता करते हैं कि एक सैंपल में कितने सेल्स एपोप्टोसिस की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो वो कैसे पता करते हैं, जो नॉर्मल सेल्स हैं उनमें क्या है, फॉस्फेटिडाइल सीरीन किस साइड है, अंदर की साइड है, नीचे वाली लेयर में है फॉस्फेटिडाइल सीरीन, राइट। जब सेल्स डेथ की तरफ जा रहा होता है, एपोप्टोसिस की तरफ जा रहा होता है और सुसाइड करने वाला होता है, क्योंकि एपोप्टोसिस को हम सुसाइड भी बोलते हैं, सेल सुसाइड भी बोलते हैं, कि सेल अपना सुसाइड करने जा रहा होता है। जब सुसाइड करने जा रहा है सेल्स, तो वो क्या करता है, जो सुसाइडल सेल है वो इस फॉस्फेटिडाइल सीरीन को मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सप्रेस करेगा, यहाँ पे ऊपर। फॉस्फेटिडाइल सीरीन उन्हीं सेल्स के ऊपर वाले हिस्से में होगा जो सेल्स मरने वाले हैं, जो सेल मरने वाले हैं एपोप्टोसिस के थ्रू, उन सेल्स के ऊपर क्या होगा एक्सप्रेस, फॉस्फेटिडाइल सीरीन। और जो नॉर्मल सेल्स हैं, नॉर्मल हेल्दी सेल्स हैं, उनमें फॉस्फेटिडाइल सीरीन कहाँ है, अंदर की साइड है, वो सरफेस पे नहीं है। तो जब आपको नहीं पता कि ये मेरे पास सैंपल है, इसमें कितने सेल मरने वाले हैं और कितने सेल जिंदा रहने वाले हैं, तो आप क्या करोगे, एक डाई डालोगे सैंपल में एनेक्सिन 5। एनेक्सिन 5 जब मिक्स करोगे तो एनेक्सिन 5 विल बाइंड विद दिस फॉस्फेटिडाइल सीरीन, जिन सेल्स में सेल्स के ऊपर ये एक्सप्रेस हुए, तो उन्हीं सेल्स के साथ वो एनेक्सिन 5 बाइंडिंग जो ये एनेक्सिन 5 डाई है वो बाइंड करेगी और फ्लोरेसेंस देगी। तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने सेल्स मरने वाले हैं, राइट। और जो नॉर्मल सेल्स हैं उनका तो अंदर की साइड है फॉस्फेटिडाइल सीरीन, तो डाई जो है वो परमिएबल नहीं है, डाई अंदर नहीं जाएगी, डाई सिर्फ आपके बाहर वाले पार्ट पे बाइंड करेगी। तो जिन सेल्स के ऊपर फॉस्फेटिडाइल सीरीन का इंडिकेटर ये फॉस्फोलिपिड अगर एक्सप्रेस हो रहा है सेल मेम्ब्रेन पे, इसका मतलब है कि वो सेल्स मरने वाले हैं। मरने वाले हैं किस प्रोसेस के थ्रू, एपोप्टोसिस प्रोसेस के थ्रू। तो एनेक्सिन 5 बाइंडिंग एसे विल टेल यू अबाउट कि हाउ मेनी सेल्स आर गोइंग टू डाई। सो दैट इज अ प्रिंसिपल बेस्ड ऑन दैट। बट अगेन कम बैक, cell membrane is made up of two parts, phospholipids, but phospholipid as well as cell membrane also contains the proteins, also contains the cholesterol molecule, also contains the carbohydrates. So phospholipids are arranged in such a way that phosphate part is hydrophilic part and chain part is providing the hydrophobicity or lipophilicity. So it arranged in such a way that cytoplasm की साइड आपका हेड पार्ट होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की साइड आपका हेड पार्ट होगा, जो आपका फॉस्फेट, जो कि हाइड्रोफिलिक पार्ट है। इंटरनल जो कोर मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर की है, सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, उसमें क्या है, हाइड्रोकार्बन। उसमें किस चीज़ की लेयर है, लिपिड की, राइट। तो इस सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन को देखते हुए यू कैन प्रेडिक्ट दैट कि जो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हाईली लिपोफिलिक है, दीज मॉलिक्यूल कैन ईजिली क्रॉस दिस सेल मेम्ब्रेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। तो अगर देयर इज ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कि बाहर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल की ज़्यादा है और मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हाईली लिपोफिलिक है, तो इट विल क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू द प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वो क्रॉस कर जाएगा, राइट। सो दिस वी हैव डिस्कस। देन आई टोल्ड यू दिस इज नॉट ए सिंगल लेयर, इट्स ए बाई लेयर एंड दीज लेयर्स आर नॉट सिमेट्रिकल टू ईच अदर, दीज आर एसिमेट्रिकल टू ईच अदर, क्योंकि कंपोजिशन जो है वो लिपिड की डिफरेंट है। ऊपर वाले पार्ट में है फॉस्फेटिडाइल कोलिन एंड स्फिंगोमाइलिन, नीचे वाले पार्ट में है फॉस्फेटिडाइल सीरीन and phosphatidyl ethanolamine, right. Due to their differences in the composition of the lipid, these, even though it's a bilayer, but these are asymmetrical to each others, right. Another component which is present on the cell membrane is cholesterol molecules. So this is the cholesterol molecule. And why this cell membrane should be fluidic in nature? Fluidic in nature, it's a fluidic. Fluidic means कि कोई भी चीज़ सेल के अंदर सिंथेसाइज हो रही है, कोई प्रोटीन बन रही है,
कोई भी चीज़ सिंथेसाइज हो रही है, स्टोर हो रही है वेसिकल्स में, जब सेल से अंदर से बाहर जाएगी इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा। इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, अगर आपकी सेल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा रिजिड है तो इट विल डू द इंजरी, तो वो इंजरी कर देगी। जो सेल मेम्ब्रेन है इट्स ए फ्लूइडिक इन नेचर। तो क्यों फ्लूइडिक होती है? जो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, मैंने आपको बताया कि आपके सेल्स ने बहुत सारी चीज़ें सिंथेसाइज की, बायोसिंथेसिस की। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो बायोसिंथेसाइज होते हैं और स्टोर हो जाते हैं एक वेसिकल में, लाइक एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, डोपामिन। अब ये जो है, जब सिग्नल आएगा कोई तो इट विल बी फ्यूज्ड विद द सेल मेम्ब्रेन, और ये जो केमिकल अंदर स्टोर है वेसिकल के अंदर, ये अंदर से बाहर चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। Exocytosis is the process by which the molecule which are synthesized inside the cells will come out from the cells through the cell membrane. It's a fluidic in nature. अगर आपका fluidic in nature नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिक नहीं है, तो क्या होगा? जब आपका मॉलिक्यूल ये क्रॉस करने लगेंगे मॉलिक्यूल, इट विल डू द इंजरी, तो इंजरी हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन को। तो हमारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम और सेल मेम्ब्रेन इस तरह से बनी हुई है कि कोई भी मॉलिक्यूल अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली सील भी कर देगा, कोई इंजरी नहीं होगी, ड्यू टू इट्स फ्लूइडिक इन नेचर। क्योंकि फ्लूइडिक है, ये ऐसे ऐसे करके वो अपने आप को सील कर लेगी, ऑटो सील कर लेगी। अगर फ्लूइडिक नहीं होती तो इंजरी हो जाएगी हर ट्रांसपोर्ट के दौरान। तो जो मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर सिंथेसाइज होके अंदर से बाहर जाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। और कुछ मॉलिक्यूल जो सेल एनग्लफ कर लेता है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, एक्सोजीनियस सब्सटेंसेस, तो सेल्स क्या करता है, पर्टिकुलर डब्ल्यूबीसी आर इन्वॉल्व इन द फैगोसाइटोसिस। वो क्या करते हैं, इन मॉलिक्यूल को जो बाहर हैं उनको अंदर एनग्लफ कर लेते हैं, तो ये बाहर से अंदर ले आते हैं इनको और लाइसोसोम के साथ डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। So these are the two different processes, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का क्लासिकल एग्जांपल है जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होता है। न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज कैसे होता है? न्यूरॉन सेल्स हैं, यहाँ पे वेसिकल में आपका न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर है, फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन स्टोर है। व्हेनेवर देयर इज एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड, सोडियम अंदर आया तो ये जो वेसिकल है ये फ्यूज़ हुआ मेम्ब्रेन के साथ, और जो केमिकल जो वेसिकल के अंदर स्टोर है वो यहाँ पे रिलीज हो गया। तो दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ एक्सोसाइटोसिस, कि सेल्स के अंदर सिंथेसाइज हुई चीज़ और बाय द प्रोसेस अंदर से बाहर जा रही चीज़, दैट इज द एक्सोसाइटोसिस। और सेल के बाहर से जब अंदर आ रही है, दैट इज द एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का क्लासिकल एग्जांपल इज फैगोसाइटोसिस, कि कोई बैक्टीरिया आपका आ गया और सेल ने उसको एनग्लफ कर लिया। तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ कि बाहर की चीज़ बाहर से अंदर की तरफ आई, दैट इज द एंडोसाइटोसिस। एक्सो मीन्स अंदर से बाहर, राइट? So these endocytosis and exocytosis are the processes which are involved, and due to these processes कोई भी इंजरी नहीं होगी आपकी, क्योंकि आपकी सेल मेम्ब्रेन का नेचर ऐसा है, इट्स ए फ्लूइडिक इन नेचर। फ्लूइडिक नेचर है तो वो ऑटोसील हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? Another thing which is on the cell membrane, when we talk about cell membrane, अच्छा अगर आप फ्लूइडिक नेचर जो है वो सेल्स का, इट डिपेंड्स अपॉन योर वेरियस फैक्टर्स। लाइक इफ़ यू आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ेगी, राइट? और बढ़ जाएगी। अगर आप कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल बढ़ा दोगे तो फ्लूइडिटी क्या होगी, बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल कहाँ पे हैं, इनके बीच में, फॉस्फोलिपिड बीच में आपके कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल फंसे हुए हैं, और इनको बढ़ा दोगे तो आपकी फ्लूइडिटी कम हो जाएगी, राइट? देयर इज ए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड लिपिड्स एज वेल। तो सैचुरेटेड मीन्स स्टेट चेंज, सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब आपके टूटे फूटे हैं। तो अगर अनसैचुरेटेड पार्ट बढ़ेगा तो योर फ्लूइडिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज। योर फ्लूइडिटी विल बी इंक्रीज, क्योंकि दीज आर विद ब्रोकन लेग्स, कि इनकी पहले टांगें टूटी हुई हैं, तो वो ज़्यादा फ्लूइडिटी करेंगे। जो सैचुरेटेड है उनको बढ़ा दोगे तो फ्लूइडिटी विल बी डिक्रीज, राइट? नाउ अनदर थिंग विच इज ऑन द सेल मेम्ब्रेन इज, अपार्ट फ्रॉम दिस, एज आई सेड, एक तो फॉस्फोलिपिड्स हो गए, एक है एसोसिएटेड प्रोटीन्स।
So there are specialized protein on the cell membrane which play important role during the normal physiological process. तो वो प्रोटीन कौन कौन सी हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर? वो प्रोटीन्स हैं आपके, देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन, इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल and peripheral protein. Integral and peripheral proteins. There are 2 types of proteins which are present on the cell membrane. Cell membrane की हम बात कर रहे हैं, 2 तरह की प्रोटीन है, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल. तो इंटीग्रल और पेरिफेरल में क्या डिफरेंस है? ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, राइट. पेरिफेरल प्रोटीन्स या तो इस साइड है, यहाँ पे प्रोटीन लगी हुई है, या बाहर की साइड है, दैट इज योर पेरिफेरल, राइट. इंटीग्रल प्रोटीन्स मीन्स योर प्रोटीन इज क्रॉसिंग द मेम्ब्रेन, लाइक 3, 4, 5, 6, 7. ये हमने पढ़ा था एक एग्जाम्पल, दैट इज कन्फिग्रेशंस ऑफ योर जी प्रोटीन्स कपल्ड रिसेप्टर्स, राइट. तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, दिस इज द इंटीग्रल प्रोटीन, दिस इज 7 ट्रांस मेम्ब्रेन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन. इंटीग्रल्स मीन्स सेल्स की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही हैं. और पेरिफेरल वो प्रोटीन हुई जो या तो अंदर की साइड है या बाहर की साइड है, दैट इज द पेरिफेरल प्रोटीन. तो एग्जांपल ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन इज योर जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स. तो इंटीग्रल प्रोटीन्स में आपका यहाँ पे कोई लिगेंड लगा, इट विल टेक द सिग्नल्स एंड देन हियर इज जी प्रोटीन. तो ये जो जी प्रोटीन है दैट इज एग्जांपल ऑफ योर पेरिफेरल प्रोटीन. जो इंट्रासेलुलर डोमेन में जो प्रोटीन लगी है, ये प्रोटीन बाहर की साइड तो है नहीं, मतलब इसके बीच में तो नहीं है, ट्रांस मेम्ब्रेन में. जो प्रोटीन्स ट्रांस मेम्ब्रेन के बीच में है उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन. जो प्रोटीन आपकी या तो ऊपर की साइड है या अंदर की साइड है या बाहर की साइड है, उनको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन. तो अगेन जो आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है वो मेडअप होता है प्रोटीन का. तो उसमें क्या है, जो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन, 7 बार जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं प्रोटीन्स, और उनके इंट्रासेलुलर डोमेन में एक प्रोटीन लगी हुई है. ये प्रोटीन क्या हुई? दिस प्रोटीन इज पेरिफेरल. और ये वाली प्रोटीन्स क्या हुई? ये वाली, ये प्रोटीन इज इंटीग्रल प्रोटीन, राइट. दैट इज द एग्जांपल्स. सो इंटीग्रल प्रोटीन, दिस इज द योर पेरिफेरल प्रोटीन. सो देर आर इंटीग्रल प्रोटीन्स ऑल्सो देर ऑन द सेल मेम्ब्रेन. एज आई टोल्ड यू, सेल मेम्ब्रेन पे आपके स्पेशलाइज चैनल भी हैं. स्पेशलाइज चैनल्स हैं स्पेशल ट्रांसपोर्ट करने के लिए. तो और क्या चीज़ है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपके स्पेशलाइज्ड आयन चैनल भी हैं. दिस इज ऑल्सो ऑन द सेल मेम्ब्रेन. स्पेशलाइज्ड आयन चैनल फॉर द मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन्स, दैट वी कॉल्ड सोडियम चैनल्स. कैल्शियम के हैं, सोडियम पोटासियम एपेजेस हैं. So there are many channels for the movement of the ions and that are also present on सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपकी प्रोटीन्स भी हैं, चैनल भी आपके प्रोटीन के ही बने हुए हैं, राइट. तो दीज आर दी ऑल्सो ऑन दी सेल मेम्ब्रेन एंड दीज रिसेप्टर्स, लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स, एंजाइम लिंक्ड काइनेज रिसेप्टर, these are the specialized protein which are present on this cell membrane. तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर specialized protein है, depending upon your stimulus it will be activate the intracellular signaling pathway, right. और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और क्या रह गया? हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा सेल मेम्ब्रेन में? दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी थी, बाईलेयर थी बट ये सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि इनकी कंपोजिशन अलग अलग है. और क्या था? कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है, कोलेस्ट्रॉल इज देयर, राइट. देन देयर इज ए स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स on the cell membrane and that proteins we called receptors like GPCR. These are the integral proteins. This is your peripheral proteins, right. Not only the GPCR but ligand gated ion channel receptors, that is also your proteins, specialized proteins. Your enzyme linked kinase receptors, that is also enzyme linked kinase receptors, enzyme linked kinase receptors, that is also your proteins. Again it's a specialized proteins, right. Your ligand gated हो गया. न्यूक्लियर रिसेप्टर इज नॉट ऑन द सेल मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर रिसेप्टर का नाम ही इंडिकेट कर रहा है ये न्यूक्लियस में है, तो यहाँ पे आप न्यूक्लियर रिसेप्टर की बात नहीं कर सकते. यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पे आप 3 ही रिसेप्टर की बात करोगे, GPCR की, लिगैंड गेटेड आयन चैनल की और एंजाइम लिंक्ड काइनेज रिसेप्टर्स की.
So these receptors are made up of proteins and these were called specialized proteins, and these proteins are integral protein as well as the peripheral protein. GPCR में ही आपकी ये जो 7 बार जो ट्रांसमेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है, दैट इज द इंटीग्रल प्रोटीन. जो अंदर की साइड जी प्रोटीन लगी है, दैट इज योर पेरिफेरल प्रोटीन्स, राइट. सो दिस इज अबाउट योर सेल membrane structures कि what is the cell membrane structures, and particularly by looking the composition of the cell membrane structures you can find that सबसे बड़ा बैरियर कौन सा है सेल मेम्ब्रेन में, ये वाला बैरियर है, राइट. ये वाला बैरियर है. तो ये बैरियर क्या है, हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक? हाइड्रोफोबिक है, राइट. ज़्यादा पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक का पार्ट है जो आपका लिपिड है, और ये क्या है, ये वाटर लविंग है, ये भी वाटर लविंग है. तो क्वेश्चन इज विच मॉलिक्यूल विल ईजिली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू पैसिव डिफ्यूजन. तो द मॉलिक्यूल हु इज हाईली लिपोफिलिक, हाईली लिपोफिलिक, हाईली वर्ड इज इंपॉर्टेंट, हाईली लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स will easily cross the cell membrane through passive diffusion. Passive diffusion. So passive diffusion क्या होता है? Passive diffusion is the process by which molecule cross the cell membrane as per concentration gradient. Concentration gradient का मतलब है कि बाहर आपकी concentration ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स की और अंदर कम है, तो क्या होगा, और आपका मॉलिक्यूल हाईली लिपोफिलिक मॉलिक्यूल है, बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक है, तो वो ईजिली ये सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर देगा और विद द प्रोसेस दैट इज पैसिव डिफ्यूजन. और ये प्रोसेस कब स्टॉप होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ बाहर आपके 10 मॉलिक्यूल्स हैं, राइट. अंदर एक भी नहीं था. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो पहले 1 2 आए, 2 आ गए, फिर 2 और आए, फिर 4 6 हो गए, फिर 8 हो गए, फिर 10 हो गए. तो व्हेन योर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जब इक्वल नंबर आ जाएंगे मॉलिक्यूल, तब आपका ऑटोमेटिकली ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा. इस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब मीन्स बाहर से अंदर भी जा सकते हैं मॉलिक्यूल, अंदर से बाहर भी जा सकते हैं, दोनों साइड. तो एक साइड जो है वो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल की ज़्यादा होनी चाहिए, दूसरी साइड कम होनी चाहिए, दैट इज बी कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अगर दोनों साइड बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं तो कैसे मूव करेंगे? वो मूव ही नहीं कर पाएंगे. वो मूव करेंगे अगर एक साइड हायर कंसंट्रेशन है, एक साइड लोअर, पर जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी तो अपने आप प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा. सो विच मॉलिक्यूल क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ, दिस इज बी कॉल्ड पैसिव डिफ्यूजन. थ्रू द पैसिव डिफ्यूजन इज द मॉलिक्यूल हु इज हाईली लिपोफिलिक मॉलिक्यूल, अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल, इवन दो लाइक small molecules and uncharged molecules. These will easily cross the cell membrane through simple diffusion process. एक तो मॉलिक्यूल छोटा हो, कितना छोटा, 500 डाल्टन से छोटा, मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं हो और हाईली लिपोफिलिक हो, ये मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे थ्रू द प्रोसेस सिंपल पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस, पैसिव डिफ्यूजन, राइट. इफ योर मॉलिक्यूल इज लाइक सोडियम, सोडियम है, कैल्शियम है, ये मॉलिक्यूल का है तो छोटे मॉलिक्यूल, बट प्रॉब्लम क्या है, दीज मॉलिक्यूल आर चार्ज मॉलिक्यूल. सो दीज मॉलिक्यूल विल नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ पैसिव डिफ्यूजन. इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको कोई और प्रोसेस चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कि ये मॉलिक्यूल सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे या अंदर से बाहर नहीं जाएंगे, बाहर से अंदर नहीं जाएंगे, जाते हैं, राइट. पर ये किसी और प्रोसेस का यूज़ करके अंदर बाहर जाएंगे. वो प्रोसेस क्या है, इन मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड चैनल है. जो चैनल मूव करते हैं सोडियम आयंस को, उसको हम बोलते हैं सोडियम चैनल. जो प्रोसेस मूवमेंट करते हैं हेल्प कैल्शियम को, तो हम बोलते हैं कैल्शियम चैनल. सो दीज आर द स्पेशलाइज्ड चैनल फॉर द मूवमेंट ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल, इवन दो दीज आर द स्मॉल मॉलिक्यूल. सो दैट्स वाई वर्ड इंपॉर्टेंट इज, अगर आपका मॉलिक्यूल छोटा है, अनचार्ज है और हाईली लिपोफिलिक है, तो वो क्रॉस करेगा सेल मेम्ब्रेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ पैसिव डिफ्यूजन, राइट. अगर आपका मॉलिक्यूल बड़ा है और अनचार्ज है तो कैसे वो क्रॉस करेगा, then will be crossed with the help of carrier proteins, and that we call carrier mediated transport. Carrier mediated transport. Carrier mediated transport. So carrier mediated transport means it's going to use some carrier. So carrier, it's going to use some carrier proteins. So carrier proteins, what the carrier protein will do? Carrier protein will catch this molecule. For example, this is your bigger molecules like glucose molecule.
तो carrier proteins will catch this molecule. This is your carrier protein. Carrier proteins. Carrier molecule will catch this molecule. This molecule is large but uncharged. Again, if your molecule is large in size, even though it's an uncharged molecule, it will not cross the cell membrane through simple passive diffusion process. No, it needs some specialized transport system. So what specialized transport system is required? Carrier mediated transport system. So what is carrier mediated transport system? As its name indicates, it needs some carrier. So it's carrier proteins. So this carrier protein will catch these bigger molecules. For example, this molecule is your glucose. It will catch this molecule and flip this from outside to inside and transport this molecule inside, from outside to inside, right? But again, this transport is also not going to use any energy. These are the energy independent process, right? But of course your molecule is large but uncharged. If your molecule is if you want to move the molecules against the concentration gradient, means, for example, there is a low concentrations of XYZ molecule and there is a high concentrations, right? कोई भी मॉलिक्यूल XYZ कोई मॉलिक्यूल ले लो जिसकी कंसंट्रेशंस अंदर सेल्स के अंदर ज़्यादा है, राइट, और सेल के बाहर कम है, तो पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस में तो क्या है, हायर से लोअर की तरफ जाएगा. हायर से मूवमेंट कैसे होगी, हायर टू लोअर, राइट. देयर इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगर आपको ये दो मॉलिक्यूल भी अंदर लेके आने हैं तो दिस इज द प्रोसेस बाय विच यू आर डूइंग द अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. So against the concentration gradient process is called active transport. Active transport against the concentration gradient, कि आप लोअर से हायर की तरफ. अब जब आप लोअर से हायर की तरफ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहे हो तो इस प्रोसेस को करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत रहेगी. एनर्जी इज रिक्वायर्ड. सो नॉर्मली इन द बायोलॉजिकल प्रोसेस वी आर गेटिंग द एनर्जी थ्रू ATP. जो एक हमने पहले पढ़ा था कि 3 सोडियम बाहर 2 पोटासियम अंदर. तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट है. बाहर क्योंकि आपकी नॉर्मल सेल्स में सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और अंदर कम होती है, तो आप क्या कर रहे हो, बाहर को आप इफ्लक्स कर रहे हो. तो इसको प्रोसेस को, इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको ATP से मिलती है. वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. पर अभी आप इतना समझ लो, जब आप अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहे हो, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है लोअर कंसंट्रेशन से आप मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हो. तो यहाँ लोअर कंसंट्रेशन, मानो ये 2 मॉलिक्यूल आप अंदर लेके जा रहे हो और अंदर ऑलरेडी 6 मॉलिक्यूल हैं आपके, तो जिस तरह अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. तो इसको मूवमेंट करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, राइट, एंड यू आर वर्किंग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच your molecule crosses the cell membrane, right? So what we have discussed so far, this is we have already covered. So if I starting from the first one, feedback systems, quickly I am just going to recap. So what we have discussed so far, as I said, we have already covered the negative and positive feedback example. हमने पहले भी कर लिए थे. ब्लड क्लॉटिंग हमने डिटेल में की हुई है, चाइल्ड बर्थ भी हमने डिटेल में कर रखा है, BP भी हमने डिटेल में किया है. बट ब्लड ग्लूकोज कि जब आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है बॉडी में तो वो कैसे कम करता है वो हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं किया था. तो वो हमने डिटेल में किया कि जब ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है बॉडी में तो आपकी बॉडी सिग्नल देती है ब्रेन को. ब्रेन उसके रिस्पॉन्स में पेनक्रिया को स्टिमुलेट करवाएगा. पेनक्रिया में आपके बीटा सेल्स हैं जहाँ से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम है इंसुलिन. तो इंसुलिन कैसे आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है. इंसुलिन क्या करता है कि जो आपके ग्लूकोज की अपटेक को बढ़ा देगा सेल्स के अंदर. तो वो कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि इंसुलिन अपने रिसेप्टर पे काम करेगा. रिसेप्टर कितनी तरह के हैं, 4 तरह के हैं, GPCR, लिगैंड गेटेड, एंजाइम लिंक्ड काइनेस और न्यूक्लियर रिसेप्टर. तो इन चारों में से किसी कैटेगरी से ये भी बिलोंग करता होगा. तो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, एंजाइम लिंक्ड काइनेस से, रिसेप्टर के फैमिली से. तो एंजाइम लिंक्ड काइनेज रिसेप्टर्स क्या है, एंजाइम लिंक्ड काइनेज रिसेप्टर्स में आपका आता है दिस वन,
एंजाइम लिंक काइनेज रिसेप्टर्स में आपका दिस इज अ सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स हैं। जब आपका इंसुलिन बाइंड नहीं किया होगा, कोई लिगेंड नहीं किया, तो ये मोनोमर में होता है जिसको इनएक्टिव स्टेट बोलते हैं रिसेप्टर की। पर जब इंसुलिन बाइंड किया तो ये डाइमर बन गया। डाइमर एक्टिव फॉर्म है, टायरोसिन्स की फॉस्फोराइलेशन होगी, IRS के लिए डॉकिंग साइट मिलेगी, दैट इज द इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट, वो आगे एक्टिवेट करेगा PI3 के। PI3 के फॉस्फोइनोसिटोल 3 काइनेज, PI3 के किसको कन्वर्ट करेगा, PIP2 को PIP3 में। PIP2 इज फॉस्फोइनोसिटोल डाइफॉस्फेट, PIP3 इज फॉस्फोइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, ये आगे एक्टिवेट करेगा AKT। AKT का दूसरा नाम है फॉस्फोकाइनेज भी। ये क्या करेगा, न्यूक्लियस को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू ग्लूट जो आपके ट्रांसपोर्टर हैं ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उनका एक्सप्रेशन सेल सरफेस पे करेगा। वो सेल सरफेस पे एक्सप्रेशन बढ़ेगा तो ग्लूकोज की अपटेक हो जाएगी, अपटेक होगी तो ब्लड में आपका ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, राइट। दिस इज द मैकेनिज्म विच वी हैव डिस्कस, सो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दिस पार्ट, राइट। This is again means how it's going to happen. Then we have discussed cell membrane. Cell membrane में मेजर कंपोनेंट है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड दो पार्ट्स में है, फॉस्फेट एंड लिपिड। फॉस्फेट पार्ट जो है वो हाइड्रोफिलिसिटी प्रोवाइड करता है, लिपिड पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिसिटी, राइट। सो इट कंटेन्स फॉस्फोलिपिड। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, वो अरेंज है बाई लेयर में, बट इवन दो इट्स ए बाई लेयर बट सिमेट्रिकल नहीं है एक दूसरे के साथ। क्यों नहीं है सिमेट्रिकल, क्योंकि इनकी कंपोजिशन डिफरेंट है। ऊपर वाले की कंपोजिशन में फॉस्फोटिडाइल कोलिन और स्फिंगोमाइलिन, नीचे वाले में फॉस्फोटिडाइल सीरीन और फॉस्फोटिडाइल इथेनोलामाइन। इसमें मैंने एक एसे बताया कि एक एनेक्सिन 5 बाइंडिंग एसे है, अगर आप पढ़ सकते हो कि एनेक्सिन 5 एक डाई है जो फॉस्फोटिडाइल सीरीन के साथ बाइंड करती है। सेल इम्परमिएबल डाई है। सेल जो सेल्स मरने वाले होते हैं उनमें क्या हो जाता है, जो ये फॉस्फोटिडाइल सीरीन है इस सेल के सरफेस पे एक्सप्रेस हो जाता है। तो जो सेल मरने वाले हैं उनके सरफेस पे ये प्रोटीन है, तो क्या करेगा, एनेक्सिन उनके साथ बाइंड करेगा और फ्लोरेसेंस दे देगा एंड यू विल गेट टू नो कि कितने सेल मरने वाले हैं, कितने सेल वो है नॉर्मल स्टेट में है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइडिक इन नेचर है। फ्लूइडिक क्यों होती है, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। अगर फ्लूइडिक नहीं होगी तो हर बार मूवमेंट में इंजरी हो सकती है। तो उस केस में फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स, योर these particularly this fluidicity and endocytosis and exocytosis process we have discussed कि endocytosis और exocytosis एक तरह के फिनोमिना है। एक्सोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें सेल के अंदर जो चीज़ बन रही है और बाहर जा रही है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, जैसे एक्सोसाइटोसिस। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर बायोसिंथेसाइज होते हैं, वेसिकल में स्टोर होते हैं, जब कोई स्टिमुलस आता है तो अंदर से वो रिलीज होते हैं बाहर को। और फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जब WBC बाहर से कोई एंटीजन वगैरह आया उसको एनग्लफ कर लिया तो बाहर से प्रोडक्ट जो है अंदर की तरफ आ रहा है, दैट इज द एंडोसाइटोसिस, एंडो, राइट। सो एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस इज द प्रोसेस। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो देयर, राइट। देन प्रोटीन्स दो तरह की हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल। इंटीग्रल प्रोटीन मीन्स जो आपके इंटीग्रल्स मीन्स आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंटरनल मेम्ब्रेन में है। पेरिफेरल आप या तो बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ, दैट इज द योर पेरिफेरल प्रोटीन्स, राइट। सो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को देखें तो ये जो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन जो 7 बार पास कर रही है मेम्ब्रेन को, दीज आर द इंटीग्रल प्रोटीन। और जो अंदर की सेल जो प्रोटीन लगी है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में, दैट इज द जी प्रोटीन, दैट इज योर एग्जाम्पल ऑफ योर पेरिफेरल प्रोटीन्स, राइट। Then another specialized proteins we have discussed on the cell membrane is your this is a high lipid soluble molecule, but other proteins are your receptors. Receptors are the specialized proteins which are present on the cell membrane except nuclear receptor. और कौन से मॉलिक्यूल इजीली क्रॉस कर सकते हैं, जो कि हाईली लिपिड सॉल्युबल हैं, छोटे मॉलिक्यूल हैं, 500 डाल्टन से कम मॉलिक्यूल हैं, किलो डाल्टन से, और अनचार्ज हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं है, वो मॉलिक्यूल इजीली क्रॉस कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन को थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिंपल पैसिव डिफ्यूजन। और जो मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल हैं बट अनचार्ज हैं, वो मॉलिक्यूल क्रॉस करते हैं सेल मेम्ब्रेन को थ्रू द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स में आपका कैरियर प्रोटीन की हेल्प से वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट। कैरियर प्रोटीन्स हेल्प करती है उन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, राइट। सो दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेल मेम्ब्रेन, कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन and how the molecule cross the cell membrane through various processes. In more detail we will discuss in next video as well. Thank you.